नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिर नक्सलवाद का खात्मा क्यों नहीं होता। क्या सियासी फायदे के चलते खत्म नहीं हो रहा है नक्सलवाद, और क्या सरकारें ही नहीं चाहती हैं नक्सलियों का सफाया। ये बातें इसलिए क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कोई और राजनीतिक दल, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक पूरे देश ने एक साथ मिलकर नक्सलवाद से निपटने की कोई ठोस रणनीति नहीं तैयार की। क्या इसमें भी पार्टियों को अपना सियासी फायदा नजर आता है? इस पर हम बात करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान के तौर पर केपीएस गिल साहब भी जुड़ेंगे, लेकिन केपीएस गिल साहब ने आज कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जिससे रमन सिंह सरकार पर कई सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या कहा है केपीएस गिल साहब ने हमारे इस खास इंटरव्यू में, सबसे पहले वो देखते हैं। सीआरपीएफ के 82,000 जवान, बीएसएफ के 11,000 जवान, आईटीबीपी के 6,000 जवान, ये आंकड़े देश के उन अर्धसैनिक बलों के जवानों के हैं जो देश के 9 राज्यों के 106 जिलों से नक्सलियों के खात्मे के लिए जंगलों की खाक छान रहे हैं। अर्धसैनिक बलों के इन जवानों के साथ साथ राज्यों की पुलिस भी नक्सलियों से निपटने में जुटी है। फिर भी नक्सली बेलगाम क्यों हैं? छत्तीसगढ़ के सुकमा में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुए खौफनाक हमले के बाद ये सवाल गूंजा तो पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल ने सरकारों की नीति और नीयत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जब पॉलिटिक्स में पढ़ के आप चीफ मिनिस्टर के लेवल तक पहुंचे हैं तो आप में कुछ ना कुछ खूबियां तो होंगी, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को फेस करना है उसके लिए आपके अंदर यू शुड हैव स्टील इनसाइड यू। वो मुझे वहां नहीं मिला। केपीएस गिल की अगुवाई में ही पंजाब से उग्रवाद का अंत हुआ था। उनके तजुर्बे का फायदा उठाने के लिए 2006 में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल विरोधी अभियान की रणनीति बनाने के लिए केपीएस गिल को सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था, लेकिन नक्सलवाद के खात्मे के लिए उनकी सिफारिशें ठंडे बस्ते में डाल दी गईं। 20-25 प्रपोजल सबमिट किए होंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि ये एक नेशनल प्रॉब्लम था। तो मैंने कहा मेरे सजेशंस तो जानी चाहिए, उन पे क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है। लेट मी गिव माय सजेशंस। नक्सलियों को राजनीतिक शह मिलने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। नक्सलियों से समझौते करने से भी परहेज नहीं करते। कांग्रेस है, कल बीजेपी होगी, पॉलिटिशियंस हैं तो इनके तो दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं। इनके कोई परमानेंट दोस्त नहीं होते, परमानेंट दुश्मन नहीं होते। तो वोट्स के लिए तो शायद इनके पास जाए, तो जब वोट्स के लिए जाएंगे तो फिर कुछ समझाते होते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकारें नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए गंभीर नहीं है तो फिर नक्सल विरोधी अभियान के नाम पर क्या कोई दूसरा खेल चल रहा है? आंकड़ों पर नजर डालें तो 2009 में केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के लिए 7,300 करोड़ का पैकेज जारी किया था। 2010 में नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास योजनाओं के लिए 13,743 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया गया। 2010-11 में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जुटी सुरक्षा एजेंसियों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2011 में नक्सल प्रभावित इलाकों में 400 पुलिस थानों का बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 800 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई। हैरानी इस बात पर है कि सरकार हर साल सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च कर नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास का सपना देखती है और
सच्चाई ये है कि नक्सली अपने इलाके में न सड़क बनने देते हैं, न ही स्कूल और अस्पताल। फिर वो पैसा जाता कहाँ है? देश का पैसा फूंकने से पहले सरकारें नक्सलियों के होश ठिकाने लगाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाती? ओनली थिंग इज कि लोकल पुलिस को आप स्ट्रेंथन कीजिए, उनकी ट्रेनिंग अच्छी कीजिए, उनको देखिए कि सिर्फ ऑनेस्ट ऑफिसर्स ऑपरेशनल ड्यूटीज में लगे। सुकमा में नक्सलियों के हाथों नेताओं की हत्या के बाद एक बार फिर दावे किए जा रहे हैं कि नक्सलियों से सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन इस दावे पर भी ये सवाल हावी हो चुका है कि क्या नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी सिर्फ सियासी छलावा है? वरना क्या वजह है कि कुछ हजार नक्सली देश के पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के लाखों जवानों पर भारी पड़ रही है? राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो अगर हम पैरामिलिट्री फोर्स की ही बात करें तो 1 लाख जवान जिनके जो हथियारबंद है, जो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, जो पूरी तरह से चुस्त है, जिन्हें लड़ना आता है, वो मैदान में मौजूद हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हजारों या सैकड़ों की संख्या में नक्सली आते हैं और उसके बाद इतना बड़ा कांड करके चले जाते हैं? इसीलिए हमारा सवाल है आज का, क्या सियासी फायदे के चलते नहीं खत्म हो रहा है नक्सलवाद और सरकारें ही नहीं चाहती हैं क्या नक्सलियों का सफाया? हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ केपीएस गिल साहब है, देश के जाने माने पुलिस अधिकारी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रमन सिंह सरकार के एडवाइजर थे, इसलिए उनका महत्व और बढ़ जाता है। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। और हमारे साथ राम कुमार ओहरी साहब हैं, जो कि पूर्व आईजी हैं बिहार के। इसके अलावा हमारे साथ जैसे जैसे मेहमान जुड़ेंगे हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल गिल साहब आपसे, क्या आपने 2006 से जब वहां काम किया तो आप में रमन सिंह सरकार में इच्छा शक्ति की कमी दिखी? देखिए, ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन वहाँ जो एक ट्रेडिशन है, ये जो हिंदी हार्टलैंड की स्टेट्स हैं जिनको बीमारू स्टेट्स कहा जाता है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज हैं वो हमेशा कमज़ोर रही हैं। और यही कमज़ोरी आप छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं। और ओवर सेंट्रलाइजेशन है। एट दैट टाइम सिपाही की भी ट्रांसफ़र सेक्रेटेरिएट से होती थी। वो तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये आप पुलिस को थोड़ी ऑटोनॉमी दीजिए, और जो उनका जो प्रताप सिंह के केस में जो जजमेंट थी, तो उसके बाद अब एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनी है जिससे ट्रांसफर पोस्टिंग्स उनके पास आई हैं। लेकिन जिस तरह से चीज़ें, the proposals, the suggestions should have been carried forward, वो उनमें मेरे ख्याल इतनी वो they did not have the expertise to do it. So that's why things were lagging behind. And that's why there are still large number of gaps in different areas. गिल साहब, आपका एक ऐसा बयान भी आया कि आप एक कार्य योजना लेकर रमन सिंह जी के पास गए और रमन सिंह जी ने आपसे कहा कि गिल साहब क्यों परेशान होते हैं, आप आइए, अपना स्टे एंजॉय करिए और अपनी तनख्वाह लेते रहिए। क्या है हकीकत है? वो तो हकीकत है। आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे किस संदर्भ में बात हुई थी, क्या प्रस्ताव लेकर गए थे और क्या जवाब था उनका? नहीं, वैसे ही एक मीटिंग हो रही थी मेरी 1-to-1, जिसमें उन्होंने कहा था। तो इसमें किस इंटेंशन से कहा था आई डू नॉट नो, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, तो इसमें जो भी इनपुट्स मैं दे सकता हूँ मुझे देनी चाहिए, और वो मैंने दी। और उसके बाद जो लास्ट डीजी थे उन्होंने मुझे बताया कि उन चीज़ों को वो वहाँ रिट्रीव करके उनके ऊपर कुछ एक्शन शुरू कर रहे थे। जी,
और आपको ऐसा लगता है कि इतने साल एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन में गुजारने के बाद कि कहीं ना कहीं नक्सलियों का राजनीतिक फायदा भी उठाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज? वो तो उठाते हैं। इलेक्शन के पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज उनसे संपर्क में आती हैं एंड दे ट्राई टू गेट देम ऑन देयर साइड टू वोट। वो तमाशा तो अब भी होगा। इट्स नॉट दैट इट्स नॉट डन बाय एवरीबॉडी, एवरीवन डज इट। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो अपना कोशिश करेगी कि जितनी वोट्स मुझे मिल सके मिले, क्योंकि अभी इलेक्शन जीतना बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया और देश का पूरा दारोमदार इस पे डिपेंडेंट है। सर, आपको इतने साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, क्या आपको लगा कि जिस तरह से पंजाब में आपने आतंकवाद को कुचला, वहां पर एक राजनीतिक इच्छा शक्ति थी? क्या आपको लगता है कि नक्सलवाद से निपटने में उस राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य सरकारें हो? देखिए, एक नक्सलाइट्स का एक बड़ा सेटअप है जो उनको आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल फ्रिंज है, जो पॉलिटिकल माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है। कोई कहता है साहब डेवलपमेंट ही इज द आंसर। अरे जहाँ पे आप सड़कें नहीं बनने दे रहे, कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं होने दे रहे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हेल्थ सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वहाँ पे आप क्या डेवलपमेंट करेंगे? और अगर आपने डेवलपमेंट पैटर्न बनाना ही है तो जो ऑर्डिनरी टाइम में सक्सेसफुल होता है उससे अलग हट के बनाना पड़ेगा। और उसके लिए आपके पास इंडियन स्टेट हैज़ द रिसोर्सेज, लेकिन उनको यूज़ करिए। अगर यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ ये डिस्कशंस और स्पीच मेकिंग में टाइम गुजर जाएगा तो बात नहीं बनेगी। सर, एक बड़ा सवाल, कई दिनों से बहस चल रही है कि अब जो पूरा रेड कॉरिडोर डेवलप हो गया है इन चारों स्टेट के अंदर जो लगे हुए हैं, दंडकारण्य का जो वन क्षेत्र है, वहां पर अब सेना का इस्तेमाल करना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, एयरफोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आप इस पक्ष राय से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेना को अगर आपने बुलाना ही है तो मे बी ड्यूरिंग इलेक्शन डेज फॉर 15 days or 20 days बुला सकते हैं, but this is not an army situation and certainly it is not an air force situation. ये तो जो suggestions हैं, these are scatterbrained suggestions and they should not be even considered. वो civil police, local police, paramilitary forces are sufficient to tackle this problem. तो आपको लगता है पैरामिलिट्री फोर्सेस सफिशिएंट है? बहस को आगे ले जाता हूं। मीनाक्षी लेखी जी बीजेपी की वरिष्ठ नेता जुड़ी है। मीनाक्षी लेखी जी, रमन सिंह जी की गंभीरता बता रहे हैं केपीएस गिल साहब, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के एडवाइजर थे, कि रमन सिंह ने उनसे मिलकर कहा, 1-to-1 मीटिंग में रमन सिंह जी ने कहा कि गिल साहब आप आराम करिए, अपनी नौकरी कमाइए, आप क्यों परेशान हो रहे नक्सलवाद के बारे में? ये खुद गिल साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे नहीं मालूम दीपक जी, शायद आप प्रस्तुति गलत कर रहे हैं और मैं गिल साहब से खुद बात करना चाहूंगी इस विषय पर। और जहां तक बात है गंभीरता की, रमन सिंह सरकार इतनी गंभीर है कि जिसके रहते उसने 90 से अधिक प्रतिशत लोगों को फूड सिक्योरिटी बिल और तमाम चीजें मुहैया करवाई हैं, जो लगातार लेफ्ट लिबरल मांग करते रहते कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा और बाकी तमाम चीजें नहीं हो रही। और वहां पे जो आश्रम बनाए हैं एजुकेशन के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए और तमाम उस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। अगर उस समय को आप मध्य प्रदेश की सरकार, जब दिग्विजय सिंह वहां पे थे और ज्वाइंट मध्य प्रदेश था, तो जो ट्राइबल सब प्लान होता है उसके तहत 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। तो जो 60 साल की गुस्ताखियां हैं, आप उसको नहीं सोच सकते कि वो 8 या 9 साल में खत्म हो जाएंगी वो विषमताएं। लेकिन जो आज विषय है वो कहीं गंभीर है और उसमें रमन सिंह सरकार ने लगातार कहा है कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन छत्तीसगढ़ की नहीं है, इसमें अंतर राज्य समस्या है।
पूरा का पूरा जो लाल कॉरिडोर तय हुआ है नेपाल से केरला तक, उससे गंभीरता से जूझना होगा। और उसमें एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण बात है जो कि आज की खबरों के मुताबिक सामने आई है कि जो नक्सल थे वो तेलुगु भाषी थे और तेलुगु में बात कर रहे थे, जिसमें वीसी शुक्ला के ड्राइवर ने तेलुगु में उनको कुछ समझाकर अपने मालिक को बचाने की कोशिश की। तो तेलुगु अगर बोल रहे तो जाहिर सी बात है कि वो आंध्र प्रदेश से पीछे भगाए हुए नक्सल हैं जो कि इन इलाकों में घूम रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में इस समय कांग्रेस की सरकार है और बहुत समय से वहां कांग्रेस की सरकार रही है। मैं इस मामले को किसी राजनीतिक तीखा टिप्पणी करने की बजाय एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखना चाहती हूं और चाहती हूं कि इस पे राष्ट्र निर्माण के तहत एक जो ग्रीन हंट जैसा मसौदा बना था उस पर दोबारा से विचार हो और दिग्विजय सिंह जैसे तमाम नेता जो कि अलग अलग एक ही बारी में कई मुखों में बात करते हैं कांग्रेस के नेता, उससे हटकर एक नीति तय करके सरकार कोई आए सरकार कोई जाए, लेकिन जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको किस तरीके से समाप्त करना है, किस तरीके से लोगों के बीच में विश्वास पैदा करना है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, उसके लिए काम होना चाहिए। तो अखिलेश प्रसाद सिंह जी, आपने सुना कि ये जो आतंकवादी थे ये कांग्रेस शासित वाले आंध्र प्रदेश से आए थे, ये कहना है मीनाक्षी लेखी जी का। नहीं, बड़ी अच्छी बात, निश्चित रूप से बड़ी अच्छी बात, नक्सलवादी वहां से भगाए गए हैं और ये सेफ हेवन है आतंक, ये जो हाँ वही जो नक्सल आतंकवादी हैं, नक्सलवादी ने ये भी आतंकवादी हैं, वहां की जनता के ऊपर ये जुल्म करते हैं। तो वहां आंध्रा से भगा दिए गए हैं और छत्तीसगढ़ के 2 जिले जो है हिंदुस्तान में और एक महाराष्ट्र में जो किनारे का जिला लगता है, ये सेफ हेवन है आतंकवादियों के लिए, नक्सल आतंकवादियों के लिए। तो यहाँ पे आके रह रहे हैं और गिल साहब ने एकदम सही बात कही है, हकीकत है ये। आप 2003 से इस इलाके के जो 10-12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहां के अपील, वहां के वोटिंग पैटर्न, वहां का पॉलिटिकल सिचुएशन देख लीजिए। एक जगदलपुर के सांसद जी जीते इनके बदौलत, बाकायदा अपील करते हैं वहां का ये सब जो हमारे माओवादी हैं, और अपील करते हैं बीजेपी के लिए और बाकी लोगों से कहते हैं वोट मत डालना। तो जब उन्होंने गिव एंड टेक के वहां एग्रीमेंट चलता है इन लोगों का उस इलाके में, बीजेपी का और इन लोगों का, जब नहीं किया तो उनके घर पर अटैक किया, उनके बेटे को भी मारा, ऑन रिकॉर्ड बोला। उस वक्त भी इसी तरह का बयान आते कि इसने जो वादा किया था वो नहीं किया। 2 विधायकों को जिताया था, उन लोगों ने भी वादा नहीं किया तो उनपे भी अटैक किया। 1 विधायक मारे गए बीजेपी के, 1 घायल हुए, उनके परिवार के लोग मारे गए इसी इलाके से 2003 से लेके बीच में लेकर के। और ये इनको ये फ्री इलाका ये यहाँ की रमन सिंह की सरकार देती है, वो लोग अपना एंजॉय करते हैं, सेफली रहते हैं और कुछ वहां करने का प्रयास नहीं किया जाता है। तो ये हकीकत है। देखिए, और दूसरी बात जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है पिछले 4-5 वर्षों में, बहुत फुलफुल पॉलिसी है और डेवलपमेंट और पुलिसिंग दोनों का करके है और उसमें काफी पैसा भी दिया जाता है। यहाँ तक कि फोर्सेज को इतनी अब लिबर्टी है कि वहाँ पे मेडिकल एड, स्पोर्ट्स, स्कूल, कॉलेज के लिए आपको परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ की जनता को लगे कि आप फोर्स हैं तो आप फ्रेंडली हैं, पीपल फ्रेंडली है। ये नहीं कि आप उनको ये फील हो कि आप एक तरह से सिर्फ कहर बरपाने ही आए हैं, कहर बन के आप आतंकवादियों पे, हमारे पर, या हम पब्लिक के लिए आप डेवलपमेंट का काम करिए, वो उनको गवारा नहीं होता है। कोई वहां पे लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है, वहां पे कोई टावर नहीं है कम्युनिकेशन का, वहां पे रोडें बनाई जाती है तो उसको रखाने में चली जाती है। तो ये हकीकत है जो गिल साहब ने कहा। और जो कहीं भी अभी भी है ये, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट की सॉफ्टनेस के या अपने किसी पॉलिटिकल फायदे के नाते है। जैसे अभी एक और प्रदेश में चुनाव हुआ था, वहां पे भी आपने देखा कुछ दिन पहले हुआ था, 6-8 महीना पहले, वहां पे भी किसने किसको सपोर्ट किया ओपनली दिखा था। तो ये दोष से बच नहीं सकती है रमन सिंह जी की सरकार, उनके एक दूसरे के हाथ मिले हुए हैं, सपोर्ट है। जब वो उस इलाके से दौरा करते हैं तो 3000 आदमी उनके पूरी रोड को छावनी बनाए रहती है, और जब कांग्रेस का काफिला निकलता है तो जो Z+ सिक्योरिटी के भी नाम के अनुरूप इतने सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, उसके 1/3 भी नहीं रहते हैं उनके साथ। तो अब वो कुछ बचा नहीं है। ये लाख कह लें, नेशनल इशू जरूर है, उस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन आज जो ये घटना हुई है, इस घटना की जिम्मेदारी का कलंक से बीजेपी बच नहीं सकती। जिम्मेदारी का कलंक बीजेपी पर है। मीनाक्षी जी, बड़ा कड़े शब्द है अखिलेश प्रताप जी के।
ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है। लगता है मीनाक्षी जी से फोन संपर्क नहीं हो पा रहा है। ओरी जी, आप आईजी रहे बिहार में, आप नक्सलवाद की समस्या को बहुत अच्छी तरह जी, अरुणाचल में आप आईजी रहे, आप नक्सलवाद और जो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन है उनको बहुत अच्छे समझते हैं। क्या आईएसआई और बाहरी ताकतों से भी नक्सलवादियों को कोई लेना देना है? देखिए, ये बात आज से नहीं 2005 से चल रही है कि आईएसआई और नक्सलवादियों का तालमेल है। आपको मैं याद दिलाऊं, 8 जनवरी 2005 में एक एनकाउंटर हुआ था छत्तीसगढ़ में, शायद थाना बलरामपुर के इलाके में, जिसमें एक इंस्पेक्टर और 2 पुलिस कांस्टेबल मारे गए। सैकड़ों गोलियां चली और उन गोलियों के जो खोखे थे वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के उनके ऊपर निशान थे, और खोखे उसी तरह के खोखे थे, उससे मैच करते खोखे थे जो कि 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट अटैक में इस्तेमाल किए गए। तो उससे भी कोई लेसन सीखने की कोशिश की गई कि नहीं? कोई नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि एक बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं बेन वेस्ट, वो स्ट्रैटफोर्ड के लिए काम करते हैं। स्ट्रैटफोर्ड एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है। उन्होंने 2009-2010 से अब तक कई दफा कहा है कि ये नक्सल और आईएसआई की सांठगांठ है, और ये सब इनका इरादा ये है कि इस देश को मतलब बर्बाद कर दें, तहस नहस कर दें और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। उसमें सिर्फ एक नहीं, कई और इंस्टेंसेस हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि विकीलीक्स ने एक उसमें बताया कि उनका जो एक सोर्स है यहाँ, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसका स्ट्रैटफोर्ड का नाम नहीं लूंगा, उसने लिखा कि हम इस इलाके में छा गए हैं और ये इलाके में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग काफी तादाद में हैं जो कि हमारे साथ मदद कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। एक्चुअली उन्होंने वर्ल्ड मुस्लिम इस्तेमाल किया उसके अंदर, विकीलीक्स के अंदर, और ये हकीकत है कि ये पूरी सांठगांठ से ये काम चल रहा है। इसके अलावा और लोग हैं। अभी पीछे बंगाल के डीजी ने भी कहा कि आईएसआई के साथ इनका हाथ मिला हुआ है, और मैं ये समझता हूं कि सरकार को इस बात का इल्म है, लेकिन क्यों सरकार इस बात पर चुप है, क्यों इस बात को नहीं उठाती, ये सोचने का विषय है। क्या इसमें भी पॉलिटिक्स है, क्या इसमें भी वोट बैंक की राजनीति है? दूसरी बात, अभी जिक्र किया केपीएस गिल साहब ने, उन्होंने ठीक कहा कि इसमें जो लोग करते हैं मतलब हेरा फेरी, उसके बारे में सोचने की बात है। अब जैसे आप देखिए, विनायक सेन, डॉक्टर विनायक सेन एक नक्सल सिंपैथेटिक हैं, वो जानते हैं, उनके ऊपर ट्रीजन का, देशद्रोह का मुकदमा चला, सजा हुई, और उसके बाद में वो उनको पहले बेल नहीं मिली, फिर बेल जस्टिस मार्कंडे कार्ट्यू ने और एक और जज थे, उन्होंने दे दी। उसके बाद में दोबारा उन्होंने अपील की तो हाई कोर्ट से उनकी सजा बहाल रही। अब वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और फिर उनको बेल मिल चुकी है। उनको आप ये बताइए कि किस तरीके से, ये क्या इसी देश में हो सकता है? दुनिया में कहीं नहीं होगा। उनको प्लानिंग कमीशन में एडवाइजर बना दिया गया। अभी वो एक देशद्रोह का मुकदमा लड़ रहे हैं, उसमें सजा उनको हो चुकी है, बरी नहीं हुए हैं, लेकिन उनको क्यों प्लानिंग कमीशन में एडवाइजर? अखिलेश जी से इसका जवाब ले। अखिलेश जी, बहुत बार ये एग्जाम्पल आ चुका है, कांग्रेस ने बनाया उनको प्लानिंग कमीशन का मेंबर, और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है। डॉक्टर विनायक सेन, क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, हो सकता है कि वो जो प्रॉब्लम्स की चर्चा करते हो या जो प्रॉब्लम्स वो समझते हो, उनको जानने समझने के लिए लोगों ने उनकी राय लेने के लिए किया हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो किसी चीज को प्रभावित कर देंगे या लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित कर देंगे, या जो वहां प्रदेश सरकार केंद्र सरकार का है, वो तो पॉलिसी में जिस आदमी पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा हो, पॉलिसीज है या कैसे उनको। अखिलेश जी, जिसको देशद्रोह के आरोप में सजा हो गई हो, अपील उसकी पेंडिंग हो, हमें नहीं पता कि ऐसे आदमी को प्लानिंग कमीशन का मेंबर बनाएंगे? हाँ, हमें नहीं पता कि एडवाइजर। और दूसरा, भाई बनाया है, बनाएंगे क्या? बनाया है तो क्यों बनाया? जिन लोगों ने बनाया है वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन अरे प्रधानमंत्री बनाते हैं, सोनिया जी बनाती है, और कौन बनाता है? कुछ इस फील्ड के ज्ञान तजुर्बे अखिलेश जी, प्लानिंग कमीशन का मेंबर बनाने का, एडवाइजर बनाने का अधिकार प्रधानमंत्री का है। ये पता है, ये पता है दीपक जी, ये पता है वो बनाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति से किसी समस्या के समाधान के बारे में कुछ मूल
जानकारियां मिल सकती हो कि वो बता सकता है, और जिसके निराकरण से और जो लोकतंत्र में जायज है वो कर देने से चीजें समाप्त हो या कुछ सॉल्व हो सकती हो, तो इसमें अगर ये सोच के अगर किया गया होगा, हमको लगता है तो इसमें एक भले के लिए किया गया इतना बड़ा जोखिम लेकर के कि आप आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन हमारी नीयत अच्छी थी कि हम कम से कम इस व्यक्ति से समझें तो कि क्या कारण है, जिस कारण के बदौलत वहां की जो मेंटेलिटी है उस मेंटेलिटी को हम कैसे मीट आउट कर सकते हैं या बीट आउट कर सकते हैं। ये भी एक पक्ष हो सकता है, क्योंकि ये होने के बाद भी बनाया है, के समर्थक है जिन्होंने कांग्रेस के कोई ऐसी नेताओं को चीज मारा होगी है। कि बदनामी को मोल लेने के बाद सेन उन्हीं नक्सलियों के समर्थक है जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं को मारा है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये भी एक सच है। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ दीपक जी, ऐसे लोग जानकारी के बावजूद भी, इसकी बावजूद ऐसी इतनी जानकारी के बाद भी यदि बनाया गया है, रिस्क लिया गया है कि बदनामी होगी, तो जरूर कोई बड़ा कारण रहा होगा। जो हमको समझ में आता है कि इनका जो तजुर्बा है या इनकी जो फीलिंग है, जो नक्सलियों के प्रति जिनके पास जानकारी है, वो जानने की कोशिश होगी कि उसको कैसे हम उस प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये जानने के बावजूद भी कि इनके ऊपर ये केस हैं और इस तरह के आरोप हैं, उनसे उनकी मदद ली जा रही है, तो जरूर कोई बड़ा टास्क होगा। ऐसे हवा में या ओबलाइज करने के लिए नहीं किया गया होगा। क्या गजब तर्क है, क्या गजब तर्क है। नक्सलवाद की समस्या को समझने के लिए डॉक्टर विनायक सेन की जरूरत है प्लानिंग कमीशन के अंदर। नहीं, सिर्फ उनकी जरूरत नहीं है, बल्कि एनएसी में भी तमाम ऐसे लोगों को बिठाया हुआ है। एक अंग्रेजी की कहावत है, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, यानी कि खरगोश के साथ दौड़ लगाएंगे और शिकारी के साथ उसकी हत्या करेंगे। और यही जो साजिश कांग्रेस की रही है दो मुंही बात करने की, वो सामने आती है। अगर आपको आंध्र प्रदेश का उदाहरण याद हो, तो आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू की सरकार को हटाने के लिए इन्होंने इनके साथ समझौता किया और जो इनकी बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी उनके ऊपर से बैन हटाया और सरकार में आने के बाद 254 लोगों को मार गिराया। तो दीपक जी, झूठ तो अखिलेश जी आप बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की सरकार आदिवासियों को नक्सलियों के चंगुल में नहीं फंसने देने के कारण उनको पढ़ाई लिखाई और तमाम चीजें जो हैं उपलब्ध करा रही है, तब आपको वो तर्क समझ नहीं आता कि उन लोगों के बीच में जाकर काम किया जाए जो कि नक्सल ना बन पाए। आपको ये तर्क विनायक सेन के लिए समझ आता है, जहां पर कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मरे, सबसे ज्यादा आम आदमी मरा, नक्सली सबसे कम मरे, सबसे अधिक आम आदमी मरा। फिर लगातार भाजपा के जो नेता थे उन पर आक्रमण हुए, चाहे वो झारखंड का मामला हो, 2007-2008 कांग्रेस की सपोर्ट वाली सरकार थी वहां पे, मधु कोडा की, जिसमें सुनील महातो को मारा गया, बाबूलाल मरंडी के बेटे को मारा गया, और यहां तक कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो कश्यप हैं उनके बेटे को, बलिराम कश्यप के बेटे को मारा गया। उसके बाद जो हमारी बाल कल्याण मंत्रालय की मंत्री थी लता, उनके घर पे अटैक हुआ। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, हमारे कार्यकर्ता और लोगों पर लगातार हमले हुए, लेकिन हमने कभी उसको राजनीतिक साजिश और इस तरीके के उल्टे सीधे नाम देने की कोशिश नहीं की। हमने हमेशा एक बात कही कि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और देश की सुरक्षा में जो जो आयाम है वो तय होने चाहिए। सबसे पहले इन लोगों के हाथ से बंदूकें छीननी चाहिए और जो विकास की प्रक्रिया है वो पहुंचनी चाहिए। लेकिन वही लोग हैं कि सलवा जुडम, जब आपके 9 राज्यों के अंदर एसपीओ तैनात हो सकते हैं, लेकिन उस एसपीओ को अगर सलवा जुडम का नाम छत्तीसगढ़ में दिया जाता है तो उनके लिए ग्रांट नहीं मिलती और उनके लिए कुछ और नियम लागू होता है छत्तीसगढ़ के लिए, जो नियम आपके बाकी किसी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लागू नहीं होता। अरे देश का न्याय क्या है? आपको कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर एक होकर बात करनी होगी, राजनीति से ऊपर उठकर, और देखना होगा कि
अगर जो विकास की बात करते हैं वो नक्सली वो लोग हैं जो कि उसी विकास को वहां तक नहीं पहुंचने देते। ये वो लोग हैं जो कि वहां पे अस्पतालों में घुस जाते हैं और खाली करवाते हैं अस्पताल, डॉक्टर्स को मार गिराते हैं। वही लोग हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते और उस शिक्षा के संस्थान पर जहां से बच्चे पढ़ लिख के कुछ बनेंगे वहां पर कब्जा करते हैं, उनका राशन लूटते हैं। कहीं ना कहीं इन विषयों पर एक होकर राजनीति से ऊपर उठकर बात करने की आवश्यकता है और दो मुई राजनीति इस देश में नहीं चलेगी, ये तय हो जाना चाहिए। आप एनएसी भी बिठाएंगे, आप विनायक सेन को भी जगह देंगे और फिर जाकर छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलियों के खिलाफ भी बोलेंगे, ये नहीं होगा। और ये वही लोग हैं कि अगर महेंद्र कर्मा की मौत होती है और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए कोई उसके गांव में नहीं जाता, जो कि यहां पर आकर सब भाषणबाजी करते हैं। सुन लिया अखिलेश जी, दो मुही राजनीति नहीं चलेगी, ये कह रहा है मीनाक्षी लेखी का। हाँ, हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हमें सर्टिफिकेट की बीजेपी से आवश्यकता नहीं है। खुद इन्होंने सारी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी कही। सलवा जुड़ुम का नेता तो कांग्रेस का था जो मारे गए, ये क्या कहा अभी इन्होंने कि सलवा जुड़ुम, और आप वहां गए नहीं, खुद कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कही। आंध्र में कांग्रेस ने नक्सल, मैंने कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया, नक्सल को समाप्त किया। जहां नहीं, आप प्लीज 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 मेरा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, आप बोलने दें। आंध्र में कांग्रेस ने समाप्त किया, किस तरह से किया, कहां जहां भी कांग्रेस की हुकूमतें हैं, प्लीज आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा। अरे आपको अच्छा, एक लाइन मैं और बोल देती हूँ, एक लाइन और बोल देती हूँ। आप बोलिएगा, प्लीज आप बोलिएगा। ग्रीन हाउंड नहीं प्लीज, आपका प्रोजेक्ट था जिसमें आप बोले, जैसे लोग सामने आके उसके खिलाफ हुए। आप चले, आप चलिए, जाने दे। दिग्विजय सिंह और जो यशवंत रेड्डी थे, इन लोगों ने मिलकर आंध्र प्रदेश, दिग्विजय सिंह इंचार्ज थे, उन्होंने किया था। दिग्विजय सिंह की जो बात की आपको कुछ पता है नहीं है। मध्य प्रदेश में उन्होंने जो जंगल के लोगों के साथ बैठ करके जो पॉलिसीज बनाए, जो रूल एक्ट बनाए, जो चेंज किए, उसके अभी आपको जानकारी नहीं है। तीसरी बात कि जो बता रहे हैं ये कि ट्राइबल सब प्लान में 1 रुपया नहीं खर्च किया था, हमें सर्टिफिकेट जब दिग्विजय सिंह सीएम थे। अरे कहां से नहीं खर्च किया? आप प्लीज बोलने दें। अरे रिकॉर्डेड है भाई साहब, प्रचार करते हैं, कितना गलत प्रचार करते हैं। गलत प्रचार नहीं, सही प्रचार है। आपके इलाके में आप SC/ST कमीशन की रिपोर्ट निकालिए, प्लीज ये डिस्टर्ब करने वाली बात, हमें ये बहुत बुरा लगता है दीपक जी। बीजेपी जब हारती है, जब बोल नहीं पाती है तो डिस्टर्ब करती है दूसरे को। ये जितने भी प्रवक्ता हैं बीजेपी में, आप देखिए, जब ये जब पिछड़ते हैं तो डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। सुनने के मादा नहीं है। जो पैसा जो योजनाएं केंद्र की है, वो कितना खर्च किया छत्तीसगढ़ ने तक, कितने थानों को फोर्टाइजेशन का जो पैसा है लिया, क्या क्या किया वहां पे। आप अपने लिए कितने फोर्स लेके चलते हैं मुख्यमंत्री जी? जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी आईबी की, क्या किया? 3000 आदमी लेके चलते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी, क्या किया आपने उस रूट पे? दीपक जी आप इसकी जांच करिए, Z+ में कितने लोग होने चाहिए उस दिन, क्यों कितने लोग थे इनके साथ, क्यों थे? सारी गोलियां खत्म हो गई, सरेंडर किया, मारे गए, खुद बताया मैं हूं, किसी और को ना मारो। कितना बहादुरी का काम किया उस व्यक्ति ने और निहत्थे लोगों ने। तो कितनी फोर्स होनी चाहिए थी उस यात्रा पे? बिल्कुल क्या गाइडलाइंस दी गई थी? ये भी बहुत बड़ा मैटर है। क्या किया? मीनाक्षी जी, आपको थोड़ा विराम 2 घंटे गोली चली, गोलियां खत्म। दीपक जी प्लीज एक सेकंड, स्वामी अग्निवेश जी के पास, दीपक जी एक सेकंड प्लीज। दीपक जी, अखिलेश जी एक सेकंड, टुनाइट में दीपक चौरसिया की टुनाइट में गोली चली, 2 घंटे गोली चली। अवधेश जो है थाने पे जाके बताता है। अवधेश हमारा यूथ कांग्रेस का लीडर है, जिसके घर पे कई बार अटैक हो चुके हैं, लोग मारे चुके हैं। वो थाने पे जाके बताता है। 2 घंटे तक पुलिस नहीं आती है, आधे घंटे में मीडिया पहुंच जाती है। 2 घंटे के बाद कोई फोर्स सपोर्ट नहीं आती है। क्या है? अब व्यवस्था किए होते, जिम्मेदारी थी, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करते, घटना होनी होती। लेकिन आप पे ये आरोप नहीं लगता कि आपने व्यवस्था नहीं की थी। आप ये आरोप से आप बचते, लेकिन आज आप इस आरोप से नहीं बच सकते कि आपने व्यवस्था
तब तय नहीं की थी। मीनाक्षी जी, मैं आपके पास लौटूंगा। स्वामी अग्निवेश जी भी जुड़ गए हैं, एक दूसरा पर्सपेक्टिव उनके पास जाने के लिए चलते हैं। स्वामी जी, जिस तरह का बीबीसी को चिट्ठी लिखकर नक्सलवादियों के द्वारा बताया गया है कि हम माफी मांगते हैं, जो 29 लोग मारे गए, नंद कुमार पटेल का जो बेटा मारा गया, उसकी क्या गलती थी? माफी मांगना घड़ियाली आंसू की तरह नहीं है। मैं आपसे सहमत हूं बिल्कुल दीपक जी। इस तरह के घड़ियाली आंसू बहाने से माओवादी छूट नहीं सकते। उन्होंने सरेंडर किए हुए महेंद्र कर्मा तक को मार दिया। मैं महेंद्र कर्मा का कभी प्रशंसक नहीं रहा, आलोचक रहा हूं। उन्होंने सलवा जुडुम बना करके 1000 क्या 1200 से ज्यादा निर्दोष आदिवासियों की हत्या कराई है और इससे कई हजार ज्यादा महिलाओं के साथ, आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार करवाया। मैं उस सब के लिए उनको अपराधी मानता हूं, लेकिन जब वो सरेंडर कर चुके थे और हाथ को ऐसे पीछे रख करके उन्होंने कहा था अब मैं अपने आप को सुपुर्द करता हूं, तब उनको गोली नहीं मारनी चाहिए थी। मैं इस पे मैं इसको बहुत ही अमानवीय मानता हूं। जी, मैं इसके लिए साफ कहना चाहता हूं कि जो काम किया हमारे माओवादियों ने, उससे हम जैसे लोग भी जो थोड़ा बहुत उनको सोचते थे कि शायद ये गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे दिल से उनके प्रति जो विचारधारा की कुछ आकर्षण की बात थी वो खत्म होती दिखाई पड़ रही है। लेकिन साथ साथ अभी ये जो दूसरी बात चल रही थी, अखिलेश जी का कहना बहुत तो सही आप है। मानते हैं इस घटना के बाद कि आपने इन लोगों के लिए सिंपैथाइज करके गलती करी है? अग्निवेश जी, आप मानते हैं कि इन लोगों के साथ सिंपैथाइज करके आपने गलती की है? मेरे लिए कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप ही के लिए कह रहा हूं। आपको लगता है इस घटना के बाद आपको ये मान लेना चाहिए कि इन लोगों के साथ सिंपैथाइज करके आपने गलती करी है? मैंने कोई सिंपैथाइज नहीं किया। मैं शुरू दिन से इसकी निंदा कर रहा हूं। पहले क्षण से मैं कह रहा हूं कि ये हिंसा और प्रतिहिंसा दोनों गंदे हैं, गलत हैं, ये बंद होनी चाहिए। मैंने कभी नक्सली हिंसा का समर्थन नहीं किया। जब 76 जवान मारे गए तब मैं रायपुर से लेकर दंतेवाड़ा तक की यात्रा करके गया और नक्सली हिंसा की निंदा की, सीआरपीएफ कैंप दंतेवाड़ा में खड़े होकर के। लेकिन मैंने कहा इसका जवाब प्रतिहिंसा से नहीं होगा, ऑपरेशन ग्रीन हंट से नहीं होगा, न लाल आतंक हो न हरा आतंक हो। दोनों आतंक खत्म होने चाहिए, बातचीत के द्वारा समाधान होना चाहिए। अभी भी मैं ये मानता हूं यदि सरकार ईमानदारी के साथ अपने संविधान को लागू करे, छोड़ दीजिए नक्सलवादियों को, भूल जाइए माओवादियों को, अपने ऊपर दोष, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के अपने संविधान को लागू करना शुरू कीजिए। 5वें अनुच्छेद को, आदिवासियों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान कीजिए, आपकी सारी समस्या का समाधान होता दिखाई पड़ेगा। कोई हिंसा की जरूरत नहीं है। अब इसके बदले में यदि आपने और ज्यादा बड़ा अटैक कर दिया तो निश्चित रूप से मुझे 2-3 बातें कहनी है। स्वामी जी को, जी स्वामी जी की बात का जवाब। हाँ, स्वामी जी की बात का जवाब ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जब तक उस इलाके पे पुलिस या सरकार छा नहीं जाए, उनका वहां पर दबदबा नहीं हो, तब तक नक्सलवाद चलता रहेगा, लोग मारे जाएंगे, गोलियां चलती रहेंगी। और ये जो हुआ है, इस बड़े अफसोस की बात है, लेकिन उससे पहले ही पता लग गया था। जब 75 सीआरपीएफ के आदमी मारे गए थे, जवान मारे गए थे, तब नहीं पता लगा कि ये कल को आपके ऊपर भी होगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं बता दूंगा आपको, जो विकीलीक्स की जो वो लीक किए हुए डिटेल्स हैं, जिसके मेरे पास डिटेल्स हैं, उसके मुताबिक ये है, वो कहते हैं कि साहब हमने छत्तीसगढ़ में 1 लाख आदमी अपने साथ लगा लिए हैं। सच्चा है झूठ है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये उसने किशन जी ने कहा, कोटेश्वर राव ने कहा। और यही नहीं, जो उन्होंने ये और कहा है कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और एक जगह कोई और है, इन इलाकों में आप एक नई हिंसा की क्या कहते हैं वो झलक देखोगे। तो ऐसा है कि जो लोग पढ़ते नहीं, समझते नहीं, और ये नहीं, इसमें यह है कि वो खास तौर से उनको आईएसआई से हथियार मिले हैं। वहां एक आदमी दिल्ली पुलिस में भी पकड़ा गया होगा, मदनी, जिसने बताया कि साहब मेरे को कहा गया था कि जाके झारखंड में लोग भर्ती करें और मुझे 25 लाख रुपया दिया गया। और जो बेंगलोर पुलिस ने पकड़े, उन्होंने भी बताया कि उनको दुबई जाने के लिए टिकट दिए गए। ये कहानी लंबी है और इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट टोटल है, मैं आपको बता सकता हूं। मैं तो स्वामी जी से सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल। स्वामी जी, आप उन लोगों के सिंपैथाइजर हैं जिनके लिंक आईएसआई से, ओरी साहब साफ साफ बता रहे हैं
पूर्व आईजी रह चुके तमाम एंटी इंसर्जेंसी वाले इलाकों में। दीपक बार बार पाकिस्तान की साठगांठ जो है, और मैं ये नहीं समझता कि क्यों सरकार नहीं बोलती ओपन मुंह से। सरकार को कहना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान की सपोर्ट है उनको। मैं 10 एग्जाम्पल दे सकता हूं। दीपक चौरसिया जी, जी स्वामी जी बताइए। चौरसिया जी, मैं आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। किस आधार पर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं माओवादियों का सिंपैथाइजर हूं? बोलिए। नहीं, आप ही बातचीत आप ही कहते हैं गोली का जवाब गोली नहीं बोली होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं गोली का जवाब गोली होना चाहिए। गोली से कुछ नहीं होने वाला। तो ये देखिए, अगर आप गीता का पाठ भूल जाएंगे तो आप ये युद्ध नहीं जीत सकते। मुझे यह बता देना बात करने दीजिए। देखिए, मुझे बात करने दीजिए। ये सिंपैथाइजर होने का सवाल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि यदि आपको सचमुच का समाधान चाहिए तो जैसे आपने चीन के साथ बातचीत जारी रखी है, सेना भी रखी है, लेकिन आप बातचीत भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ आप बातचीत भी कर रहे हैं। आप नागा विद्रोहियों के साथ और मिजो विद्रोहियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह से अपने नक्सलियों के लिए कम से कम एक खिड़की तो खोलिए बातचीत की। आना चाहेंगे तो वो युद्ध विराम करें और फिर उसके बाद बातचीत के लिए उनको तैयार कर लीजिए। तो मैं ये नहीं कह रहा केवल बातचीत से, लेकिन मैं कहता हूं गवर्नेंस को सुधारिए। आपकी गलती 65 साल की गलती है। दंडकारण्य में माओवाद तो आया अभी 2005 के बाद, लेकिन 2050 से जब से गणतंत्र बना भारत और 2005 55 साल तक क्यों नहीं भारत का संविधान वहां लागू हुआ? क्यों नहीं 5वीं अनुसूची लागू हुई? क्यों नहीं गवर्नर को जो पावर्स थे उसके अंतर्गत पूरी तरीके से माओवादी आदिवासियों के हक में फैसले करने के, उस पर किसी गवर्नर ने कार्रवाई क्यों नहीं की? वो चाहे कांग्रेस के द्वारा नियुक्त था, चाहे बीजेपी के द्वारा नियुक्त था। मैं ये बुनियादी सवाल उठा रहा हूं। आदिवासियों के हितों की रक्षा न करने का अपराध किसके सिर पर आप आज डालेंगे, इसका भी एक फैसला साथ साथ होना चाहिए। मेरी किसी से कोई सहानुभूति नहीं है, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, न मैं किसी प्रकार की हिंसा का कभी जीवन में समर्थन कर सकता। मैं सत्य और अहिंसा को लेकर के अपने जीवन के अंदर 48 साल हो गए हैं, मैं संन्यास की दीक्षा लेकर के मैं काम कर रहा हूं। दीपक जी, इसलिए कभी भी मेरे मुंह में इस तरह के शब्द मत डालिए कि मैं किसी का सिंपैथाइजर हूं जो हिंसा का सहारा लेते हैं, प्लीज। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप सरकार के अपने दस्तावेज, आपकी बात मैंने मानी, मेरे सामने मैंने आपकी बात मानी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मीनाक्षी लेखी जी के पास चलूंगा। मीनाक्षी जी, क्या आपको लगता है कि यही हल है नक्सलवाद से निपटने का जो स्वामी अग्निवेश जी सुझा रहे हैं? देखिए, रास्ता दोनों के बीच का है। स्वामी जी की बात से मैं सहमत भी हूं और ओहरी जी की बात से भी मैं सहमत हूं, और उसका कारण है कि अपना जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें मैं पहले 2-3 बातें कहना चाहती हूं कि दिग्विजय सिंह जब जॉइंट मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय SC/ST कमीशन एक होता था और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ट्राइबल सब प्लान का 1 रुपया तक खर्च नहीं हुआ था। वो उस समय की रिपोर्ट में शामिल है। और एनडीए के समय में SC और ST कमीशन को अलग किया गया। ट्राइबल्स के जो राइट्स थे, उनके अधिकारों की बात भी की गई और उसमें ट्राइबल्स को किस तरीके से सशक्त करना है, एम्पावर करना है, उसी का नतीजा है कि बार बार छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा की सरकार को वोट मिल रहा है और डॉक्टर रमन सिंह ने उन तक पहुंचने की मुहिम जारी की है। और उसके रहते शिक्षा और भोजन और इस तरीके के तमाम प्रयोग करके उनको नक्सलवाद से अलग किया जाए और कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स हैं उनको भरा जाए और उनके अधिकार के रूप में भरा जाए, ये कोशिश है। लेकिन ये कोशिश वहीं कामयाब हो सकती है जहां पर उनके पास हथियार नहीं है। जहां पर नक्सलियों के पास हथियार हैं, और मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं किसी भी हिंदुस्तानी के ऊपर बेबुनियाद तरीके से गोली चलाई जाए या बात ना की जाए, मैं ये ऐसा नहीं मानती। और जब मैं कहती हूं आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, उस आर पार की लड़ाई का मतलब बेनट और गोली नहीं है। उस आर पार की लड़ाई का मतलब नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करना है, जिसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव इंसर्जेंट पॉलिसी होनी चाहिए। सबसे पहले उनके हथियार या तो वो खुद रखें और नहीं रखें तो उनसे छीने जाएं, और जब नहीं छीने जाए तो उनको खत्म किया जाए। इस तरीके की पॉलिसी अति आवश्यक है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि सड़क नहीं बनने देते, कॉन्ट्रैक्टर्स को मार गिराते हैं,
स्कूल नहीं चलने देते, रमन सिंह जी को बताइए। दवा के जो संस्थान है, रमन सिंह जी, अखिलेश जी आप मेरे को बताने दीजिए, क्योंकि रमन सिंह जी तो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार उसमें लगातार दुविधा पैदा कर रही है और उसमें एक नहीं 50,000 उदाहरण है। और मैं इस वक्त तीखा टिप्पणी के मूड में नहीं हूं, नहीं तो आपके जितने इवेंजलिस्ट और तमाम लोगों से कांटेक्ट है, कनेक्शन है, जिस तरीके से आपके नेता वहां काम कर रहे हैं उसका पर्दाफाश करने में 2 मिनट से ज्यादा समय मुझे नहीं लगेगा। लेकिन मैं बहुत कंट्रोल तरीके से चल रही हूं, क्योंकि ये देश की समस्या और पूरे देश को इससे निपटना है। बिल्कुल नहीं, मैं आपके उकसाने में नहीं आऊंगी दीपक जी। बात इस वक्त कांग्रेस भाजपा की नहीं है। बात इस वक्त है कि इस आपके पैनल में 4 लोग और आपको मिलाकर 5 लोग शामिल हैं और पांचों लोग ये मानते हैं कि नक्सलवाद देश के लिए खतरा है, उससे हमें जूझना है। और हम यहीं से अपनी शुरुआत करें कि अगर जूझना है तो किस तरीके से जूझना है, जिसके लिए उनके हथियारों को वहां से हटाना होगा। आईईडी AK-47 छत्तीसगढ़ में नहीं बन रहा है, वो कहां से आ रहा है, उसको आप रोकेंगे या नहीं? नेपाल के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं है, किसकी सरकार है, किसके माध्यम से, किस रूट से सामान स्मगल हो रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, ये सब केंद्र के मुद्दे हैं। जब तक आप यहां पर रोक नहीं लगाएंगे आप नक्सलवाद को खत्म नहीं कर सकते। मिलजुल कर इसका समाप्त करने की जरूरत है और इसमें किसी को भी राजनीतिक फायदा नहीं देखना है। और अगर आप ये सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार की बदनामी कर कर आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा तो भूल जाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता डॉक्टर रमन सिंह के विषय में आपसे और मुझसे कहीं बेहतर जानती है। और उन पर अगर आपने षड्यंत्रकारी किसी तरीके की टिप्पणी की तो वहां की जनता आपको बताएगी कि वहां पर षड्यंत्रकारी ताकतें कौन है, वो आपको जवाब मिलेगा और उसका जवाब मैं नहीं दूंगी, वहां की जनता आपको देगी। मैं अखिलेश जी, जनता जवाब देगी आपको। दीपक जी, वो तो देगी, इतने लोग मारे गए और अभी भी अपने आप को निर्दोष बताया जा रहा है। और सबको पता है कि अगर सुरक्षा जितनी थी, कितने लोग हमारे लोग नहीं मरे, चौथाई भी नहीं दी गई। प्लीज प्लीज, मैं तो बोला नहीं, पूरी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। रूट किसने बदला? रूट किसने बदला? अजीत सिंह कैसे, अजीत जोगी कैसे हेलीकॉप्टर से चले गए? रूट कहीं नहीं बदला है, कहीं कोई रूट नहीं बदला है। रूट बदला है, कहीं रूट बदला है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को वायलेट किया गया है। कहीं नहीं बदला है, कहीं नहीं। अरे छोड़े जाने दे, आप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए रूट बदलाने बदला, सबको पता है। मीडिया आपसे ज्यादा जागरूक है, वो पता करे। चलिए, मीडिया को पता है रूट बदला नहीं बदला। आपके रमन सिंह जी ने कहा रूट नहीं बदला। चलिए सुनिए, प्लीज प्लीज दीपक जी, जरा इनको चुप करा, मैं बोलूं। और आप लोगों ने रूट बदला है। मैं दीपक जी, आप इनको चुप कराएं तो मैं बोलूं। मीनाक्षी जी, अखिलेश जी का मौका है। अखिलेश जी, सर्टिफिकेट का सकता नहीं कि रूट बोलिए, क्या नहीं। क्लोजिंग कमेंट है। आपने सिक्योरिटी नहीं दी, दुनिया को पता है, दुनिया को पता, आपने सिक्योरिटी नहीं दी, दुनिया को पता। 50,000। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया हम अभी बताएंगे तो बड़ा समय लगेगा। दीपक जी, आप कभी दिग्विजय सिंह जब आते हैं बहादुर दावे की इंटरव्यू ले लीजिएगा कि नक्सलवादी के उन्होंने क्या किया था। आज कांग्रेस शासित राज्यों में नक्सल समस्या करीब करीब समाप्ति पे क्यों है? ये लोग मिलते हैं वोट के लिए, बीजेपी के लोग। उनसे मैंने 2 विधायक, 1 सांसद का जिक्र किया और उस समय जब ये इन लोगों पर अटैक हुए थे, इन्हीं नक्सलों ने रीजन बताए थे कि इन लोगों ने हमसे जो एक समझौता किया था चुनाव में, वो उसको फुलफिल नहीं किया है। और तीसरी बात, ये जो माओवादी हैं ये कहीं से भी ट्राइबलों के हितैषी नहीं है, ये सब बाहर के हैं, ये सिर्फ पैसा बनाने आए हैं। ये ट्राइबलों पे भी जुल्म करते हैं, उन पे भी कहर बरपाते हैं, उनको फोर्सफुली अपने फोर्स में शामिल करते हैं, कुछ 50 रुपए 100 रुपए रोज भी देते हैं। लेकिन ये कहीं उनके सिंपैथाइजर नहीं है। इसलिए नहीं माओवाद है कि इनको सहूलियतें नहीं मिल रही हैं, वो बहुत बड़ा पैसे का एक अर्निंग का माध्यम है। ये सब अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं और ये आतंकवादी हैं। ये रूप ले रहे हैं, दूसरे का ट्राइबल का सहारा लेते हैं, उन पे सबसे ज्यादा मानिए आप दोनों की बात, लेकिन मेरे को 3 साल पहले वार्ता की गई थी, वार्ता की अपील 3 साल पहले की गई थी, उन्होंने ठुकरा दी। मैं इसमें सिर्फ एक बात, चलिए मानिए आप दोनों की बात मानिए, दोनों की
ग्रीन हंट आपकी पॉलिसी थी, और जब आपने अपनी पॉलिसी को एक राज्य में लागू किया, तो मैं इसका जवाब दूंगा। के कुछ लोगों ने उनको वापस किया। मैं आपसे वही प्रश्न कर रही हूँ कि आपके कौन से नेता थे जिन्होंने कई बार उठ चुका है बहस में। वापसी की मांग की? मेरे कांग्रेस के हुकूमत वाले प्रदेशों में आज माओवाद करीब करीब समाप्त क्यों है? आप ढूंढ लें। आपके हुकूमत वाले या दूसरे गैर कांग्रेसी हुकूमतों में ये क्यों पनप रहा है? क्योंकि आप लोगों के दुरभिसंधि है, ये तो केंद्र वोट का बताएगा। लालच है। किसको नहीं पता है? तो आईडी मैंने और ये कर देंगे तो केंद्र भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं पड़ सकता। इसी छत्तीसगढ़ के एक सांसद 2 विधायकों का मैंने जिक्र किया आपका। मैंने आपके इसी छत्तीसगढ़ के एक चलिए अखिलेश जी, मीनाक्षी जी, ये अनवरत कथा ऐसे चलती रहेगी। स्वामी अग्निवेश जी, आपके पास चलता हूँ मैं। क्यों फॉरवर्ड लुकिंग नोट पर आपकी प्रधानमंत्री जी से कुछ ही दिन पहले बात हुई थी। क्या बात हुई है नक्सलियों से बातचीत के बारे में उनकी, और आपकी फॉरवर्ड प्लानिंग क्या है इस पर? बहुत अच्छा आपने पूछा। इन सारे जो वाद विवाद चलता है ना हमारे बीजेपी और कांग्रेस वालों में, तो कभी कोई समाधान की बात नहीं निकल के आती। मैंने बड़ी विनम्रता जी से प्रधानमंत्री जी से 21 मई को बड़ी लंबी बातचीत की और उन्होंने स्वीकार किया है। मुझे बोलने दीजिए आप प्लीज। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मैं मदद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा तरीका समाधान का रास्ता ढूंढा जाए। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही वो जापान से लौट करके आएंगे, और कल भी मैं मिल रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, उन्होंने उसकी सारी व्यवस्था की है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे वो वापस आएंगे, बहुत गंभीर मसले को लेकर के एक बड़े ऊंचे स्तर की एक कमेटी गठित होगी। उस कमेटी के माध्यम से कई रास्ते, मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। 5वें अनुच्छेद को लागू करने के लिए जो कमियां आज 65 सालों से रही हैं, उस पर गौर किया जाएगा। इस समय तात्कालिक जो कारण हुए, सुरक्षा कमियां का न होने के कारण वगैरह जो कुछ हिंसा हुई है, उसके बारे में ध्यान दिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए एक खिड़की खोली जाएगी उन नक्सलियों के साथ, माओवादियों के साथ, जो बातचीत करने के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ करके आने के लिए तैयार हैं। इन दोनों तीनों चीजों के ऊपर यदि अमल के लिए कुछ उम्मीद जगेगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नेंस का तरीका बदले, और साथ ही साथ जो सुरक्षा के उपाय होने चाहिए थे एक दूसरी पार्टियों को जो देना चाहिए, दोनों की जिम्मेदारी बनती, उसके ऊपर यदि ईमानदारी से काम हो और बातचीत के लिए एक रास्ता खोला जाए। चूंकि 2010 में जब चिदम्बरम जी ने मुझे कहा था कि बातचीत कराइए, तो मैंने रास्ता खोल दिया था और राजकुमार आजाद उसके लिए सामने आए थे। उस समय यदि उनकी फर्जी मुठभेड़ में हत्या न हुई होती, तो अभी तक रास्ता बहुत आगे निकल चुका होता और ये शांति हो चुकी होती। लेकिन फर्जी मुठभेड़ में राजकुमार आजाद को और हेमचंद पांडे उस पत्रकार को, दोनों को मार करके और आदिलाबाद के जंगल में उनकी लाशें दिखा के AK-47 के साथ फोटो उतार करके एक झूठ का प्रचार किया गया कि वो मुठभेड़ में मारे गए। खैर, ये पीछी बातों को यदि हम थोड़ी देर के लिए बंद भी कर दें, आगे के लिए रास्ता निकालना ये हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है दीपक जी। और मैं चाहता हूं कि हम लोग ईमानदारी के साथ, किसी पार्टी के हों, हम लोग अपने ऊपर भी थोड़ा सा नजर डाल के पूछें अपने आप से कि हमने क्यों नहीं संविधान के साथ न्याय किया, 5वीं 6वीं अनुसूची के ऊपर ईमानदारी से अमल क्यों नहीं किया। मेरे सामने अभी जो हमारे देश के आदिवासी विकास मंत्री हैं किशोर चंद्र देव, उनकी ये चिट्ठी अभी 4 अप्रैल सन 2013 को उन्होंने भारत के उन तमाम गवर्नर्स को लिखी है जिनके इलाके में आदिवासी और शेड्यूल 5 के लोग आते हैं। वो कहते हैं, द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर विजडम and in their foresight bestowed the above powers as enshrined in the Constitution, Article 244. मीनाक्षी लेखी जी ज्यादा समझेंगे इसको, which empowers the governors of the states with special powers in Schedule 5 areas. But unfortunately, in 65 years of independence, there is not a single. एक मिनट पूरा, मैं पूरा कर, एक आधा वाक्य पूरा कर रहा हूं। वो कहते हैं, in 65 years of independence, there is not a single instance where these powers have been invoked by any governor in Schedule 5 areas. एक भी गवर्नर ने इन अधिकारों का प्रयोग
आदिवासियों के हित के लिए नहीं किया। 65 सालों में ये भारत का आदिवासी विकास मंत्री किशोर चंद्र देव खुद लिख रहे हैं। ये किसको इंडाइट कर रहे हैं? ये अपनी गवर्नमेंट को भी कर रहे हैं, अपनी पार्टी की सरकारों को भी कर रहे हैं और साथ में दूसरी पार्टी की सरकारों को भी कर रहे हैं। इस ईमानदारी से यदि हम लोग चलेंगे, अपनी गलती को भी स्वीकार करके, तो रास्ता निकलेगा। आगे के लिए हमें एक ऐसे मार्ग का प्रशस्त करना है जहां कोई हिंसा की और प्रति हिंसा की जरूरत न रहे। हम आदिवासियों की जान की कीमत को उतना ही महत्वपूर्ण समझें जितना किसी राजनीतिक पार्टी के नेता की जान। यही रोकना होगा। सिर्फ एक लाइन बोलना। मीनाक्षी जी, बहुत माफी चाहूंगा, वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम निसंदेह इस बहस को जारी रखेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद।